गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल पर्सनल ट्यूटर। और मैं आपकी सोफिया मैम आपके लिए केमिस्ट्री की एक और नई वीडियो के साथ में। तो हम यहाँ पर जैसा कि बोर्ड एग्जामिनेशन नज़दीक आ रहे हैं, तो मैं आप लोगों को बोर्ड एग्ज़ाम्स के वो क्वेश्चंस यहाँ पर कवर अप करवाने वाली हूँ जो आपके लास्ट ईयर्स आ चुके हैं या आने के पूरे चांसेस है। तो हम सारे जितने भी बोर्ड एग्जामिनेशन के हिसाब से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पर कवर अप करने वाले हैं। तो हम बोर्ड एग्जामिनेशन के जो भी हमारे क्वेश्चंस हैं वो हम यहाँ पर देखेंगे। लास्ट ईयर या तो आ चुके हैं या जिनके आने के पूरे चांसेस हैं। तो मैंने यहाँ पर आपका चैप्टर स्टार्ट किया था हैलो एल्केन्स एंड हैलो एरीन्स, और ऑर्गेनिक से ही हमने वो क्वेश्चंस जो भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से ही हमने स्टार्ट किया है करना। और उसमें हमने स्ट्रक्चर्स के बेसिस पर जो क्वेश्चंस थे वो हमने उधर कर लिए थे। हैलो एल्केन्स की कुछ रिएक्शन कन्वर्जन्स हमने वहाँ पर डिस्कस की थी जो आपको बोर्ड में आ चुकी हैं या सैम्पल पेपर्स में दी गई हैं। अब मैं आपको हमारे हैलो एरीन्स और SN1 SN2 मैकेनिज़्म से रिलेटेड किस तरह के कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं या आ चुके हैं वो मैं आपको यहाँ पर करवाने वाली हूँ। ठीक है, तो हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस क्लास 12th। ठीक है, चैप्टर होगा हमारा हैलो एल्केन एंड हैलो एरीन्स। ठीक है, चलिए तो देख लेते हैं। सबसे पहला जो इसमें क्वेश्चन आपका आया है, ठीक है, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है आपका वाई इज टर्शरी, टी मतलब आ जाता है, टी का मतलब होता है टर्शरी, ब्यूटाइल ब्रोमाइड, ब्यूटाइल ब्रोमाइड more reactive towards SN1 reaction, towards SN1 reaction as compared to N-butyl bromide, N-butyl bromide। ठीक है, तो क्वेश्चन आपका क्या रहेगा कि जो टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड है वो टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड ज़्यादा रिएक्टिव होता है SN1 रिएक्शन की तरफ एज़ कम्पेयर टू N ब्यूटाइल ब्रोमाइड, मतलब नियो ब्यूटाइल ब्रोमाइड, है ना। तो पहले मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ कि जो SN1 पूरी रिएक्शन होती है, हमने SN1 की मैकेनिज़्म पढ़ी है जिसमें फर्स्ट स्टेप में हमारा कार्बोकेटायन बनता है और सेकेंड स्टेप के अंदर हमारा प्रोडक्ट बनता है, दोनों ही हम यहाँ पर पढ़ चुके हैं। तो उसमें जो स्टेबिलिटी होती है वो स्टेबिलिटी किसके ऊपर डिपेंड करती है, वो जो आपकी स्टेबिलिटी होती है वो स्टेबिलिटी आपके कार्बोकेटायन के ऊपर डिपेंड करती है कि कार्बोकेटायन किस में ज़्यादा स्टेबल बन रहा है। तो पहले तो मैं जो दोनों स्ट्रक्चर आपको दिए हुए हैं यानी कि टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड और N ब्यूटाइल ब्रोमाइड, इन दोनों स्ट्रक्चर्स का, ये दोनों ही जो आपके स्ट्रक्चर हैं इन दोनों स्ट्रक्चर को बना देती हूँ मैं, और उसके बाद में हम देखेंगे कि किस में कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है और किस में कम होती है। मैं आपको बता दूँ, अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो ये क्वेश्चन ऑल इंडिया 2019 में आ चुका है और ये आ चुका क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर करवा रही हूँ। अगर हम बात करते हैं SN1 रिएक्शन की तो रिएक्टिविटी डिपेंड करेगी इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन के ऊपर। अब दोनों केस में कार्बोकेटायन किस तरीके से बनते हैं वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। अगर मैं बात करूँ N ब्यूटाइल ब्रोमाइड की तो ब्यूट मतलब 4 कार्बन होंगे और ब्रोमाइड मतलब Br यहाँ पर आपका अटैच रहेगा, तो ये फॉर्मूला आपका हो जाएगा। अगर हम इसके अंदर SN1 मैकेनिज़्म को फॉलो करते हैं तो यहाँ पर 1 डिग्री कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होगा, CH3 CH2 CH2 CH2, यहाँ पे आ गया आपका पॉजिटिव चार्ज, ये बन गया है आपका 1 डिग्री कार्बोकेटायन और प्लस होके आपका Br नेगेटिव रिमूव हो जाता है। तो अगर हम N ब्यूटाइल ब्रोमाइड के अंदर SN1 मैकेनिज़्म को देखेंगे तो जो इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन बनता है वो 1 डिग्री कार्बोकेटायन यहाँ पर बन रहा है। अगर मैं टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड को ले लूँ
सो टर्शरी मतलब कि आपका कार्बन कैसा होगा, टर्शरी कार्बन होगा इस तरीके से। और यहाँ पर ये टर्शरी, ये आपका हो गया टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। अब टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड के अंदर अगर हम SN1 मैकेनिज़्म को फॉलो करवाते हैं तो यहाँ पर जो हमारा कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हो रहा है वो कार्बोकेटायन के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया है, पॉजिटिव चार्ज देखिए आ चुका है, ठीक है ना। तो ये आपका टर्शरी यानी कि 3 डिग्री कार्बोकेटायन यहाँ पर फॉर्म कर रहा है, 3 डिग्री कार्बोकेटायन, और Br आपका क्या हो गया है, Br आपका बाहर हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं SN1 मैकेनिज़्म की, तो SN1 मैकेनिज़्म के अंदर जो प्राइमरी होता है और जो टर्शरी होता है उनमें जो कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी होती है वो 3 डिग्री कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू 1 डिग्री। तो 3 डिग्री का जो कार्बोकेटायन रहेगा वो 3 डिग्री का कार्बोकेटायन ज़्यादा स्टेबल होगा एज़ कम्पेयर टू 1 डिग्री कार्बोकेटायन। तो इसी वजह से यहाँ पर क्योंकि 3 डिग्री कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा होती है, इसीलिए ये वहाँ यहाँ पर जो रिएक्शन होगी यहाँ पर रिएक्शन फास्टर हो जाएगी। सो SN1 रिएक्शन जो होगी वो टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड के अंदर क्या हो जाती है, ज़्यादा फास्ट हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर जो कार्बोकेटायन बनता है उस कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। तो ये आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। ऑल इंडिया 2019 में ये क्वेश्चन आपका आ चुका है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका CBSE 2018 के अंदर आया है ये क्वेश्चन, ठीक है। जो अगला क्वेश्चन है CBSE 2018 देखें, तो क्वेश्चन नंबर 2 देखें, प्रिडिक्ट द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म, major product formed, predict the major product formed when sodium ethoxide react with टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड। ठीक है, तो आपको मेजर प्रोडक्ट बताना है, ठीक है। जो भी मेजर प्रोडक्ट बनेगा इसके अंदर वो आपको बताना है। सोडियम एथॉक्साइड किसके साथ में रिएक्शन करेगा, टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड के साथ में क्या करेगा, टर्शरी ब्यूटाइल के साथ में रिएक्शन करेगा और यहाँ पर आपका एक प्रोडक्ट बनेगा। चलिए तो हम यहाँ पर देख लेते हैं। देखें, तो यहाँ पर जो टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड है ना, उस टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होगा। देखो ये कार्बन और इस कार्बन के आसपास होगा ये 3 कार्बन और ये आपका हो जाएगा Cl, है ना। तो इसको हम बोलेंगे टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड। ठीक है, ये आपने लिया टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड। अब सोडियम एथॉक्साइड से आपको रिएक्शन करवाना है, तो सोडियम एथॉक्साइड क्या होगा, NaOC2H5, इसको हम कहेंगे सोडियम एथॉक्साइड। ठीक है ना। तो मेजर प्रोडक्ट आपको बताना है इन दोनों रिएक्शन के अंदर कि मेजर प्रोडक्ट क्या होगा। तो देखें इसमें मेजर प्रोडक्ट किस तरीके से हम बताएंगे। देखिए अल्काइल हैलाइड है और इसकी रिएक्शन हम सोडियम इथॉक्सी के साथ में करवा रहे हैं। सोडियम इथॉक्साइड वही होता है, सोडियम इथॉक्साइड का मतलब सोडियम इथॉक्सी के साथ में रिएक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या बनेगा, यहाँ पर आपका ईथर का फॉर्मेशन होता है। कैसे पता चला ईथर का फॉर्मेशन होता है, ये एक रिएक्शन हमने जनरल रिएक्शन पढ़ी थी हैलोएल्केन्स एंड हैलोएरिन्स में, विलियमसन्स रिएक्शन, विलियमसन्स सिंथेसिस रिएक्शन, जिसमें क्या होता है, जिसमें ईथर का फॉर्मेशन होता है। तो मैंने यहाँ पर टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड को लिया है देखिए, और रिएक्शन में करवा रही हूँ सोडियम इथॉक्साइड के साथ में NaOC2H5 के साथ में मैं क्या करवा रही हूँ, NaOC2H5 के साथ में मैं रिएक्शन करवा रही हूँ। तो जो OC2H5 होगा वो OC2H5 किसकी जगह पे आ जाएगा, Cl की जगह पे आ जाएगा, और NaCl क्या हो जाएगा, NaCl बाहर हो जाएगा।
तो CH3 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 और ये आपका बन गया है OC2H5। देखिए ये आपका मेजर प्रोडक्ट हो गया है, इसको हम कह रहे हैं ईथर, ठीक है। और प्लस होके यहाँ पर आपका जो NaCl है वो रिमूव हो जाएगा, ठीक है। तो CBSE 2018 का ये क्वेश्चन है जो आपको उधर आ चुका है। तो NaCl आपका वेपर के फॉर्म में यहाँ पर वेपराइज होता है, प्रेसिपिटेशन फॉर्म में नहीं मिलता है, हम यहाँ पे एरो इंडिकेट करते हैं। तो NaCl आपका वेपराइज हो जाएगा और यहाँ पर जो हमको मिलता है वो होता है हमारा ईथर, और यही हमारा क्या हो जाता है, मेजर प्रोडक्ट हो जाता है, ठीक है। फिर इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन कि CBSE 2018 में आपको आया हुआ है अगला वाला जो मेरा क्वेश्चन है, ठीक है। तो वो हम देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आउट ऑफ क्लोरोबेंजीन एंड बेंजाइल क्लोराइड, आउट ऑफ क्लोरोबेंजीन and benzyl chloride, which one gets easily hydrolyzed? ठीक है, which one gets easily hydrolyzed, है ना। तो आपको दो कंपाउंड यहाँ पर दे दिए गए हैं और आपसे पूछा गया है कि कौन जल्दी हाइड्रोलाइज हो जाता है एक्वस NaOH के साथ में, और आपको रीज़न भी यहाँ पे बताना पड़ेगा कि इसका रीज़न क्या है, उसके हाइड्रोलाइज होने का रीज़न क्या होता है, ठीक है। चलिए तो हम यहाँ पर देख लेते हैं। जब हम बात करते हैं क्लोरोबेंजीन की या बेंजाइल क्लोराइड की, तो दोनों का मैं फॉर्मूला की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर जो क्लोरोबेंजीन होता है उसमें जो CCl बॉन्ड लेंथ होती है, C और Cl बॉन्ड होगा उसके अंदर भी, है ना। हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर क्लोरोबेंजीन की। सो क्लोरोबेंजीन के अंदर क्या होगा, क्लोरोबेंजीन के अंदर CCl बॉन्ड होगा। अगर हम बेंजाइल क्लोराइड की बात करेंगे तो उसमें भी CCl बॉन्ड होगा। तो CCl बॉन्ड तो दोनों में ही होगा, चाहे अगर हम क्लोरोबेंजीन की बात करें तो उसमें भी होगा, अगर हम बेंजाइल क्लोराइड की बात कर रहे हैं तो उसमें भी होगा। तो जो क्लोरोबेंजीन के अंदर CCl बॉन्ड लेंथ होती है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। यहाँ पर जो ये बॉन्ड लेंथ होगी, ये जो बॉन्ड बनता है ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। ये बॉन्ड कैसा होता है, ये बॉन्ड जो होता है CCl बॉन्ड ये स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। और अगर हम बात करें क्लोरोबेंजीन की तो इसमें ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनेगा, लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं बेंजाइल क्लोराइड की, है ना, तो बेंजाइल क्लोराइड के अंदर ये जो बॉन्ड रहेगा, ये जो बॉन्ड रहता है CCl बॉन्ड, ये क्या हो जाता है, ये वीक हो जाता है ना। ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि स्ट्रॉन्ग और वीक होने से क्या मतलब, तो जो बॉन्ड वीक है, क्योंकि बेंजाइल क्लोराइड के अंदर जो CCl बॉन्ड है वो वीक है, तो वीक होगा तो वो इजीली ब्रेक हो जाएगा, इजीली टूट जाएगा। तो जब हम हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो हाइड्रोलिसिस के अंदर Cl को कौन रिप्लेस करेगा, Cl को OH रिप्लेस करेगा, जो हमारा हाइड्रोक्सी ग्रुप है वो रिप्लेस करेगा। तो जब यहाँ पे हाइड्रोक्सी ग्रुप इसको रिप्लेस करने के लिए आएगा तो क्योंकि ये बॉन्ड क्या रहेगा, बेंजाइल क्लोराइड का ये जो बॉन्ड है ये वीक रहेगा, तो ये बॉन्ड जो क्लोरीन का है ये इजीली ब्रेक हो जाएगा और इस पर आकर कौन अटैच हो जाता है, आपका जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है वो इजीली यहाँ पर आकर क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा, ठीक है। अब ऐसा होता क्यों है, ऐसा इसीलिए होता है कि क्लोरोबेंजीन के अंदर क्या होते हैं, देखिए अगर मैं क्लोरोबेंजीन का स्ट्रक्चर बनाऊँ तो क्लोरोबेंजीन के अंदर बच जाते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, देखिए ये क्लोरोबेंजीन है और अगर मैं क्लोरोबेंजीन का स्ट्रक्चर बनाऊं तो ये क्लोरोबेंजीन के अंदर देख सकते हैं आप कि क्लोरोबेंजीन के अंदर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब ये जो क्लोरोबेंजीन के अंदर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का क्या होने लगता है, इन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन होता है। ये जो भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं उनका क्या होता है, डीलोकलाइजेशन होता है। ये क्या करते हैं, क्लोरोबेंजीन के अंदर डीलोकलाइजेशन करते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर जो CCl बॉन्ड रहता है, जब यहाँ पे डीलोकलाइजेशन होगा तो रेजोनेंस होने की वजह से इसके अंदर कौन सा कैरेक्टर आ जाएगा, CCl बॉन्ड में यहाँ पर डबल बॉन्ड का कैरेक्टर हो जाता है ना। कौन सा कैरेक्टर आ जाता है, डबल बॉन्ड का यहाँ पर कैरेक्टर हो जाएगा। जबकि अगर हम बेंजाइल क्लोराइड की बात करें तो बेंजाइल क्लोराइड के अंदर क्या होता है, यहाँ पर जो क्लीवेज होता है CCl बॉन्ड का, उसमें बेंजाइल केटायन बनता है,
क्या बनेगा, बेंजाइल केटायन बनेगा, जो ज़्यादा क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है। इसीलिए यहाँ पे जो ये वाला आपका जो बॉन्ड रहता है वो वीक हो जाता है और ये वाला बॉन्ड क्या हो जाता है, स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो CCl बॉन्ड जो रहता है क्लोरोबेंजीन के अंदर वो स्ट्रॉन्ग रहेगा। क्यों स्ट्रॉन्ग रहेगा, क्योंकि क्लोरोबेंजीन के अंदर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, डीलोकलाइजेशन करते हैं, जिसकी वजह से डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है और यहाँ पर जो बॉन्ड रहेगा वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और अगर हम बेंजाइल क्लोराइड की बात करेंगे तो बेंजाइल क्लोराइड के अंदर यहाँ बॉन्ड वीक रहता है। ठीक है, वीक क्यों रहेगा, क्योंकि इसके अंदर आपका जो भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं रहेंगे और कार्बन के ऊपर कैसा चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, इसलिए वहाँ पर आसानी से हाइड्रोलिसिस हो जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको करवाया यहाँ पर 3 क्वेश्चन कुछ ऐसे जो बोर्ड एग्जामिनेशन में आए थे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम हेलोविल्किन और हेलोरीन के और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो इसी तरह से जुड़े रहिए हमारे साथ में, वीडियोज़ को लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हमारे वीडियो चैनल पर कंटेंट वीडियो ज़्यादा होने की वजह से हमने आप लोगों के लिए हमारा एक दूसरा चैनल भी बनाया है जिसका नाम है पर्सनल ट्यूटर 2। सो अब आपको हमारे वीडियो लेक्चर्स पर्सनल ट्यूटर 1 और पर्सनल ट्यूटर 2 दोनों पर ही मिलेंगे। तो जल्दी से जाकर पर्सनल ट्यूटर 2 को सब्सक्राइब करें, उसे लाइक करें और उसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच।